नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो हम ज्योमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और भाई ये क्वेश्चंस बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आप ज्योमेट्री की सारी बेसिक थ्योरम अच्छे से समझ पाए। देखो दिक्कत क्या होती है कि ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम 5-10 थ्योरम्स है और वो सभी को पता होती है। 6th क्लास में आप लोग उन चीजों को सीख लेते हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज्योमेट्री में आती ये है कि हम उन थ्योरम्स का यूज नहीं कर पाते। हमें ये पता नहीं चलता कि हम थ्योरम्स का यूज करें कहाँ। बस ये क्वेश्चंस बताने का मेरा यही मकसद है कि आप अच्छे से उन थ्योरम्स का यूज करना सीख पाओ। और अगर आप लोगों ने वो सीख लिया ना तो फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोच गए ना तो फिर भाई एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, तो वो आप देखते हैं उनको सोल्व कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम थ्योरम्स का अच्छे से यूज करें कैसे। इसलिए आप इन चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करिएगा। और भाई अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो उसको आप फिर से देखें, लेकिन चीजों को रटे बिल्कुल भी नहीं। बस ये बात मैं आपको बोलूंगा कि चीजों को रटे नहीं, एकदम से समझने की कोशिश करें। तो आप देखना भाई, आप लोगों का ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको देखना भाई, क्या क्वेश्चन है कि एपी इक्वल टू बीसी, यानी कि एपी, ये वाला लाइन एपी और ये बीसी दोनों इक्वल है। तो मैंने आपको ये बात, इसका कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। इस पे पूरी क्लास मैंने ली थी कि अगर इस तरीके से लाइन इक्वल दे रखी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं में कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं इस बीपी को मिला देता हूं, ठीक है। इस बी से लेकर पी लाइन को मैंने मिला दिया। अब देखो इसमें भाई ये वाली लाइन दे रखी है, ये एंगल एक्स दिया, मतलब ये लाइन और ये लाइन कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में निकल कर आने वाली है। तो मैंने किया क्या कि मैं यहां से, देखो एंगल 3x है और यहाँ पे 2x है, तो मैं यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि यहां पर 3x एंगल बनाए। कितना एंगल बनाए भाई, 3x। देखो यहां पे कितना बना हुआ था, 3x। तो आपको एक बात समझ आई होगी कि ये एंगल 3x इस ट्रायंगल में, देखो इस वाले में, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो तो इसमें ये जो एंगल है इधर 3x है और इधर भी कितना है, 3x। तो मुझे बताओ कि ये दोनों लाइनें बराबर हुई कि नहीं हुई भाई। ये वाली, इसको ऐसा ले लेना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर हुई कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल दोनों बराबर होगी, क्योंकि ये 3x है, ये 3x है। अब ध्यान से समझो, मुझे एक बात बताओ कि ये एंगल 2x है, ठीक है, ये एंगल 2x है और ये बाहर वाला एंगल कितना है, 3x। तो आप इस ट्रायंगल को देखोगे ना ध्यान से, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो ये 3x इसका एक्सटर्नल एंगल है, वो इंटरनल के सम के बराबर होता है, यानी 2x और 3x। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, ये एंगल 3x हो गया। आई मेरी बात समझ। अब आप ध्यान से देखो ना, इस पॉइंट को मैं क्यों नाम ले लेता हूं, इसको मैंने क्यों नाम ले लिया। तो आपके पास में दो ट्रायंगल है, ए पी और क्यू, और एक आपके पास में ट्रायंगल है जो एक तो ए पी क्यू है और एक है सी बी और पी। आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कैसे पता चला, देखो साइड, ये वाली साइड और बीच में एंगल एक्स और साइड, साइड एंगल साइड, सेम इसी तरीके से साइड और बीच में एंगल एक्स और साइड, मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसकी दो तो साइड बराबर है और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई आपके पास में। तो आप क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो भाई जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जो मुझे बताना, यहाँ पे एक्स के सामने जो एंगल होगा, यहाँ से देखो एक्स के सामने एंगल कितना है, सॉरी इसके एक्स के सामने जो साइड है वो कितनी है। तो आप क्या बोलेंगे, एक्स के सामने साइड है ए क्यू, और यहाँ से एक्स के सामने साइड क्या है अभी, तो इसके सामने साइड है ये वाली। सही बोल रहा हूँ, मतलब ये दोनों साइडें बराबर हो गई आपके पास में। इसको ऐसा ले लेना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइडें बराबर हो गई आपके पास में, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखना, आप मुझे एक बात बताओ, यहां से छोटा सा पॉइंट ये भी बताना कि ये जो यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर ये वाली ये लाइन, इसके सामने जो एंगल है वो कितना है। तो आप क्या बोलेंगे, इसके सामने एंगल है 2x। देखो ध्यान से देखो इसको, इस पॉइंट को ध्यान से देखना कि इस लाइन के सामने एंगल है 2x। तो मुझे बताओ यहाँ पे भी इस लाइन के सामने एंगल कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, इसके सामने भी एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल 2x होगा। बताना जरा, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये एंगल 2x होगा, सही बोल रहा हूँ। अब यहां पर अभी तक मैंने देखो सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज किया, बाकी कुछ यूज नहीं किया। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान से देखना है भाई, कि ये एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ। तो आप क्या बोलेंगे, ये एंगल एक्स दिया हुआ है, और मुझे बताना ये एंगल भी कितना है। तो आप बोलेंगे ये एंगल भी एक्स है। आप इस लाइन को ध्यान से देखो, देखें ये वाला पॉइंट, ये एक्स और एक्स। मुझे बताओ ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप कहेंगे बिल्कुल जेड बन रहा है, तो उसमें बने एंगल एक्स एक्स इक्वल है, यानी कि इस तरीके से एंगल इक्वल होते हैं ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो, ये वाली और ये वाली। तो आपको एक बात तो समझ आई होगी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। बताना जरा, ये बात समझ आई कि नहीं आई। अब अगला पॉइंट देखना, ये बात मैंने आपको बता रखी है, बहुत बेसिक सी बात है
कि मान लीजिए एक आपके पास में दोनों लाइनें पैरेलल है ये, और ये दोनों लाइनें पैरेलल है, और ये दोनों साइडें बराबर है, एक तो ये और एक ये दोनों साइडें बराबर है, तो ये दोनों साइडें पैरेलल होती ही एक ट्रेपेजियम बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया ट्रेपेजियम। जैसे ये ट्रेपेजियम बनाना, तो हमें पता है कि ये ट्रेपेजियम बना मतलब साइडें पैरेलल है। अब देखो ये दोनों लाइनें बराबर है, यानी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया, समद्विबाहु ट्रेपेजियम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब भी समद्विबाहु इस तरीके से ट्रेपेजियम बनता है, तो आपको पता है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा भाई, थीटा होगा। मैंने बड़ा अच्छे से बता रखा है बात तो आपको कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में एंगल बराबर होते हैं। तो वही कहानी हुई कि आप ये ध्यान से देखो, देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है या नहीं है, आप मुझे इतना बता दो भाई, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है या नहीं है। ए क्यू पी बी आइसोसेलेस है या नहीं, तो आप कहेंगे भाई ये देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड अभी आपने इक्वल निकाली थी कॉन्ग्रुएंसी से, और ये दोनों साइड पैरेलल है यानी आइसोसेलेस है, मतलब ये एंगल पूरा जो लिखा हुआ 3x है, तो मुझे बताना ये एंगल भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये एंगल भी 3x होगा। आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल का 180, तो आप सभी एंगल जोड़ो, ये एंगल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5x, ये हो गया 5x, प्लस ये जोड़ूंगा तो कितना हो गया, ये हो गया 3x, और प्लस ये जोड़ूंगा तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 4x, और इसका सम कितना बना भाई 180 डिग्री। यहां से आप x की वैल्यू मेरे ख्याल से आराम से बता सकते हो, 7 और 5 12 12x इक्वल टू 180, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 और 15 डिग्री x की वैल्यू आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। बड़ा कमाल का क्वेश्चन था, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। कभी भी एग्जाम में, मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ ना ट्रेपेजियम वाला, ये चीज आप लोग एग्जाम में कैसे सोच पाओगे, ये सोचने के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को कि एग्जाम में इस तरीके से देखो, आप लोगों ने इसे देखा कि लाइन बराबर है, लाइन बराबर, फिर आपके ये चीज एग्जाम में ध्यान में नहीं आती है कि यहाँ पे एंगल एक्स है, यहाँ पे एंगल एक्स है, तो ये लाइनें पैरेलल है, एग्जाम में इतना जल्दी से ध्यान में नहीं आता है, और यही ध्यान में लाने के लिए मैं ये चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करिए। ये मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में करने के लिए, लेकिन किसी ने मुझे इसका आंसर नहीं दिया। बड़ा कमाल का क्वेश्चन था, कोशिश करो चीजों को समझने की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई अब आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस पे, ये तो लास्ट क्लास में दिया हुआ क्वेश्चन था, अब चलिए भाई आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये देखो जरा, ये आज का पहला क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा था भाई, बड़ा ही अच्छा, और मुझे क्वेश्चन काफी इजी और बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, इसमें भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो देखते हैं। क्या कि ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ए बी और सी, ये एंगल कितना दिया हुआ है भाई, ये एंगल इसने दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। और बाद में बी ओ सी इक्वल टू 20, यानी बी ओ सी बी सी ओ ये वाला 20 है, और ओ डी सी ओ सी डी ये भी 20 है, यानी थीटा थीटा जो लिखा हो 20 है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, ये एंगल लिखे हुए 20 डिग्री। चलिए तो मैंने लिखा ये कितना दिया हुआ भाई आपके पास में 20 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ आपके पास में 20 डिग्री। तो बाद में क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि आप ओडीसी बताओ, ओडीसी यानी ये एंगल बताओ कितना होगा। तो आप कहीं इस क्वेश्चन को देखकर ये गलती मत कर देना भाई कि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 60, और ये कितना होगा 20, ये 80 होगा तो 100 डिग्री होगा। ये गलती आप मत कर देना। क्यों? क्योंकि आप एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा सोचकर देखिए कि मुझे इस बात का पता है, ये बात मुझे भी पता है कि कोई सर्कल होता है, उसमें अगर आप यहाँ पे कोई एंगल थीटा बना हुआ है तो इसके सेंटर पे 2 थीटा एंगल बनाएगा, लेकिन ये तब बनाएगा ना जब ये यहीं से स्टार्ट होगा। आप ध्यान से देखो ना, तो ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 30 डिग्री, लेकिन बाद में ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, मतलब ये एंगल 60 बनता, ना कि ये इधर पूरे वाला। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसी बात का ध्यान रखकर मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मिला देता हूँ। समझो भाई, क्वेश्चन को समझो, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया। आप मुझे बताओ, जैसे ही मैंने इस पॉइंट को मिलाया तो मेरे पास एक बात समझ में आई मुझे कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये एंगल बन जाएगा यहां से, देखो इस AC आर्क से यहाँ पे 30 एंगल बन रहा है, तो यहीं से सेंटर पे कितना बनेगा भाई, इसका डबल बनेगा, वो कितना है भाई 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया 60, यहां से यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब ध्यान से देखो, अब अगला पॉइंट मुझे एक ये भी पता है कि ये जो है ना, ये इस सर्कल की रेडियस है, ये वाली और ये वाली, ये रेडियस है, तो रेडियस इक्वल होगी भाई, ए ओ और ओ सी तो रेडियस है। तो मैंने क्या किया, मैं इस लाइन को भी मिला देता हूँ, ए से लेकर सी को भी, ए से लेकर सी लाइन को भी मैंने मिला दिया। तो जैसे ही मैंने ए सी लाइन को मिलाया ना, तो मेरे पास एक ट्रायंगल आया, यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ए ओ सी, ठीक है। ये आ गया ए ओ और सी, ये मेरे पास ट्रायंगल आया जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है
और ये दोनों साइडें इसकी रेडियस है बराबर है। तो मुझे पता है बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। तो कितने कितने हो जाएंगे भाई, आप क्या बोलोगे, ये भी 60-60 हो जाएंगे, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये साइड भी इनके बराबर आ गई, मतलब ये वाली जो साइड है ना वो भी इन्हीं साइडों के इक्वल हो गई, AO और OC के। ठीक है, तो ये AC भी इनके इक्वल आ गई। आई मेरी बात समझ? अब अगला पॉइंट देखिएगा। आप मुझे एक बात और बताओ भाई, यहाँ पे अगर आपको इतना सा पॉइंट समझ आया है तो मुझे बताना ये एंगल कितना है अभी। तो आप बोलेंगे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। और जो आपके पास ACO, ये जो लिखा हुआ है OC और A, ये एंगल कितना है? तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। यानी ये जो पूरा एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 60 डिग्री है आपके पास में। ठीक है, तो ये 60 है, तो मुझे बताना ये इतना था, कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, तो ये कितना बचेगा भाई बताना। तो आप क्या बोलेंगे, 60 में से 20 घटा दो तो कितना बच जाएगा भाई, ये एंगल बच जाएगा आपके पास में 40 डिग्री। सही बोलने लग रहा हूँ भाई, 40 डिग्री बनेगा, सही है ना। चलिए अब आगे देखो। अब भाई मैं थोड़ा सा इसमें आपको यहां से दिखाऊंगा कि ये जो लाइन है ना यहाँ से, ये ट्रेंगल, इस ट्रेंगल को आप ध्यान से देखो, देखें इस ट्रेंगल को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक बात समझ आ जाएगी। इस एंगल में जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन बनाया कि ये जो एंगल है ना वो कितना आएगा, आप तो मुझे इतना बता दो कि ये एंगल कितना आएगा, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कितना आएगा? तो आप क्या देखेंगे कि ये जो एंगल है ना ये इस ट्रेंगल का एक्सटर्नल एंगल है, DCB का एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल किसके बराबर होता है? इंटरनल के सम के। यानी इंटरनल कितना है भाई, ये वाला तो 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, यानी ये जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। सही बोलने लग रहा हूँ। अब मैं यहाँ से एक ट्रेंगल आपके पास में इधर बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ, ये वाला ट्रेंगल। ये कौन सा ट्रेंगल है भाई, CD और A, CDA, जिसमें ये एंगल आपके पास में आया हुआ है यहाँ पर 40, ये एंगल अभी आपने निकाला था 40, और ये कितना निकाला भाई 70। तो मुझे बताना ये एंगल कितना बच गया। तो 180 में से ये 110 घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 70। यानी आपको ये बात समझ आई होगी कि ये दोनों साइडें बराबर है, यानी AC और CD बराबर है। मतलब ये एंगल भी 70 आया आपने अभी निकाला। तो जैसे ही ये एंगल 70 आया तो हमें पता चला कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर है। सही बोलने लग रहा हूँ अभी? कोई दिक्कत किसी को तो बता सकते हो कि लाइन कितनी होगी, 70 होगी। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आपके पास में आंसर है, आराम से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। मैं एक यहां से ट्रायंगल निकाल रहा हूं भाई, ये वाला ट्रायंगल, आप ध्यान से देखो। तो इसको, ये ट्रायंगल मैं बाहर निकाल रहा हूं, कौन सा, यहां पर पॉइंट C है और यहां पर D है और यहां पर O है। ODC मैंने ट्रायंगल निकाल लिया, कौन से वाला, ये रहा ये ट्रायंगल, ये वाला। तो ये जैसे ही मैंने बाहर निकाला तो मुझे पता है कि ये एंगल इसका 20 डिग्री है। चलिए भाई ये एंगल मेरे पास 20 डिग्री है। और आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 20 डिग्री है और CD किसके बराबर है? अभी तो आप कहेंगे CD AC के बराबर है। और अभी आपने निकाला कि AC तो OC और AO के बराबर है। यानी कि यहाँ पे जो चार लाइन आ रही है ना वो चारों की चारों बराबर है। यानी जो CD है ना वो वाली किसके बराबर है, OC के बराबर है। तो मुझे बताओ CD अगर OC के बराबर है तो ये एंगल बताना जरा कितना बनेगा। तो ये 20 है, तो बच कितना गया भाई, ये दोनों लाइन बराबर यानी दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो दोनों का सम कितना होगा, 160, तो हाफ हाफ, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये क्वेश्चन का आंसर था। आपसे पूछा था कि O, D और C का मुझे मान बताओ, जो कितना हो जाएगा आपके पास में 80 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन था। आप मुझे एक भी ऐसा क्वेश्चन दिखा दो जिसमें कि ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम्स के अलावा कुछ चीजें यूज हुई है। सारे क्वेश्चंस बेसिक थ्योरम से क्लियर हो जाते हैं, जो कि हमारे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बाकी तो ज्योमेट्री बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे जो काम आने वाले क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे बेसिक थ्योरम से यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्वांट जो है वो 10th क्लास तक का आता है और 10th क्लास तक जो है ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम्स हैं और वही उन्हीं बेसिक थ्योरम से सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है। बस इतना है कि हमें वो समझ आना चाहिए, ठीक है। उनका यूज कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में यही रहती है कि इनका यूज कैसे करें, ठीक है। तो यूज आप लोगों को करना आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, यही क्वेश्चन ये सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आना। ये क्वेश्चन देखना जरा क्या है कि ABCD इज पैरेललोग्राम AE इक्वल टू 4। ABCD पैरेललोग्राम है और आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। जैसे ही आपके पास में नाम आया ना पैरेललोग्राम, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। क्या होता है भाई, इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और इसकी साइडें बराबर होती हैं,
ये बातें सारी इसमें है कि अपोजिट साइड बराबर होती हैं और अपोजिट ये एंगल भी बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। ये बेसिक बेसिक बातें मैंने बता रखी है। और AE इक्वल टू 4, AE इक्वल टू 4, और बाद में क्या दिया, ED इक्वल टू 5, ED 5 है। तो आप क्या बताओ जरा, आप AB का मान बताओ कितना होगा, AB का मान, O इज सेंटर, तो AB का मान बताना है। चलिए भाई AB के मान की तरफ आते हैं कि AB का मान कैसे निकालेंगे। AB का मतलब है कि ये दोनों साइडें बराबर है, यानी AB निकालो चाहे DC निकालो, पाथ बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं भाई मैं। मुझे एक बात का पता है कि अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, एक सेकेंड, अगर मैं यहां से इस लाइन को मिला दूं, ये वाली लाइन, तो मेरे पास एक पॉइंट यहां से निकल कर आता है भाई कि अगर मैंने इस लाइन को मिला दिया ना, तो हमें इस बात का पता है कि BC जो है ना वो इसका डायगोनल है। आप ध्यान से देखो तो BC इसका डायगोनल है। आप मुझे एक बात बताना कि अगर BC डायगोनल है तो ये एंगल कितना बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ भाई, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। कोई किसी को ऐतराज हो तो आप बता सकते हो कि ये 90 बनेगा, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। अगला पॉइंट ध्यान से देखो, आप मुझे एक पॉइंट और बताओ भाई कि अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को यहां से मिला दूं, इस लाइन को यहां से मिला दूं, ये वाली, तो मुझे आप एक छोटा सा पॉइंट बता दो कि ये एंगल जो है ना वो कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, बताओ जरा, ये एंगल कितना बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि ध्यान से देखो ना, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना BCDE, ये BCDE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया यहाँ पे, साइक्लिक। ठीक है, तो जैसे ही ये साइक्लिक बनाना, तो ये थीटा है तो इसका अपोजिट एंगल ये 180 माइनस थीटा बनेगा, यानी ये भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और जैसे ये थीटा, तो मुझे बताओ ये दोनों लाइनें बराबर हुई कि नहीं हुई, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी बराबर हो गई। और आपके पास, आप ध्यान से देखो ना, तो ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम होता है और उसी की दोनों साइडें ये पैरेलल हो गई, मतलब ये जो BEDC क्वाड्रिलेटरल बना ना वो ट्रेपेजियम बन गया। और कमाल की बात तो ये है कि जो ट्रेपेजियम बना है ना, इसको ध्यान से देखना आप लोग, सबसे इजी और सबसे आसान सा पॉइंट आप लोगों के सामने आता है कि ये जो पैरेललोग्राम बना है ना आपके पास में, कौन सा भाई, E, और आपके पास में है D और C और B, ये तो आपके पास में पैरेललोग्राम है। ये क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों लाइनें पैरेलल आ गई, अब बराबर आ गई, BE और DC जैसे ही बराबर आए ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया। यानी ये वाली 5 है, मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ पे भी क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम तो मैंने इस पे बता रखी सारी बातें, ये मैंने पैरेलल लाइन में डिस्कस कर दिया था आपको। मैंने कहा था कि ट्रेपेजियम को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पैरेलल लाइन का खेल होता है, और उसी में मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आप एक बार ज्योमेट्री को थोड़ा सा डीपली पढ़ के तो देखो, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है ज्योमेट्री के, बस हमने उसकी हवा बना दी है। हम क्या करते हैं कि टीचर्स हमारे सामने मुश्किल क्वेश्चन रख देते हैं और फिर कहते हैं ये लो ज्योमेट्री तो इतना मुश्किल है। यार आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको कोई कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन में, मैंने कहा कि पैरेलल लाइन पढ़ लो, आपको ट्रेपेजियम में कुछ दिक्कत आएगी नहीं। चलिए, तो अब जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला तो आपको एक बात समझ आई होगी कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल, छोटे छोटे से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो तो ये भी इसके पैरेलल है, यानी 90 90, ये भी 90, तो ये एक रेक्टेंगल बना, यानी ये वाली साइड 5 हो गई। मुझे बताओ ये ए से लेकर डी तक पूरी लाइन कितनी थी, तो आप बोलेंगे ए से लेकर डी तक पूरी लाइन थी मेरे पास 9, तो बीसीबी कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, बीसीबी 9 ही होगी। ठीक है, तो बीसीबी हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। अब चलिए भाई, बीसीबी 9 आ गई तो ये वाली 5 रह गई, यानी मुझे बताओ पूरी बीसी तो 9 थी, जिसमें से यहां से यहां तक इसको कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू नाम दे दो, पी क्यू 5 होगी, तो भाई बची कितनी, 4। अब ये 4 कह रहा है कि ये दोनों साइडें बराबर है, यानी कि क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये आइसोसेलेस बन गया इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई बच गया 4, तो उसको बांटना है, तो 2 2 में इसको डिवाइड कर दीजिए, ये भी 2 और ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। बात मेरी समझ आई कि ये भी 2 और ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखना जरा, मैंने यहां से क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, इस वाली लाइन पे, ये वही ट्रेपेजियम है, ध्यान से देखो तो मैंने जैसे ही परपेंडिकुलर डाला ना, तो मेरे पास ये वाली लेंथ कितनी आ गई, क्यू पॉइंट इसको मैं ले लेता हूं, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई भी बताना जरा, मेरे पास ये लेंथ आ गई मेरे पास 2, क्यू सी मेरे पास आ गई 2। ठीक है,
अब मुझे बताओ मेरे पास बी क्यू कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास बी क्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो भाई यहाँ से यहाँ तक 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, बी क्यू 7 हो गया। अब मैं इस ट्रेंगल को बाहर निकाल लेता हूँ, ये वाला जो मेरे पास ट्रेंगल है ना, ये ध्यान से देखो, अब तो आपका क्वेश्चन खत्म ही हो चुका है, लेकिन सारी बातें जो थी वो आपकी क्लियर होनी चाहिए जब क्वेश्चन को सोल्व करते हो। तो बी डी सी, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है और इसमें मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल 90 डिग्री है, क्यों, ठीक है, ये 2 है, ये 7 है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, तो मुझे बताना कि राइट एंगल है, भाई ये भी राइट एंगल है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो मुझे बताना ये कितना होगा, तो ये 90 है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे, ये भी थीटा हो जाएगा। आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए, कौन सा, ट्रेंगल बी डी सी और ट्रेंगल डी क्यू सी, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। हालांकि मैंने इनको लाइन से नहीं लिखा है, लाइन से निकलेगा मतलब मैंने पहले समझा रखा है कि कैसे होता है वो, ठीक है, मैंने रैंडमली लिख दिया, इनको कोई इसमें इश्यू नहीं है। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ इस बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने साइड कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, बड़े वाले के सामने थीटा के सामने साइड है डीसी, ठीक है, अपॉन, और इस छोटे वाले में जो साइड है वो कितनी है अभी बताना, इस थीटा के सामने, तो यहाँ पे तो थी डीसी और छोटे वाले में थीटा के सामने कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें थीटा के सामने है 2 इक्वल टू, चलिए अब बड़े वाले में 90 के सामने कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, बड़े वाले के 90 के सामने है 7 और 2 9, और इसमें 90 के सामने क्या है भाई, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें 90 के सामने है डीसी, यानी यहां से मेरे पास डीसी स्क्वायर इक्वल टू 18 आया, तो मुझे बताना डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे 3√2, डीसी की वैल्यू 3 रूट आ गई। और आप ध्यान से देखो ना, तो डीसी ही किसके बराबर थी, ए बी के, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि मुझे ए बी की वैल्यू बताओ, जो कितनी आ जाएगी बताना जरा, वो आ जाएगी 3√2, आपका आंसर होगा। आई मेरी बात समझ, बड़ा कमाल का क्वेश्चन था और इसमें कोई ज्यादा कहानी है नहीं, बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन देखना भाई, इस पे भाई आप थ्योरम्स भी देख सकते हो या फिर ये कोई खास क्वेश्चन नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी, देखो सारे ही क्वेश्चन आसान है, उसमें कुछ कहानी नहीं है। कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर, एडी इसमें परपेंडिकुलर है एबीसी ट्रायंगल में, ठीक है भाई 90 डिग्री है। चलिए E इज ए पॉइंट ऑन एडी, मतलब E कोई भी पॉइंट है एडी पे, सच दैट ए बी इक्वल टू 8, यानी ए बी इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है, और ए सी इक्वल टू 12 और बीई इक्वल टू, चलो बीई भी बना देते हैं, यहाँ से बी से लेकर ई तक, एक सेकेंड, ये बी से लेकर ई तक मैं लाइन बना देता हूँ बीई, ठीक है, ये बीई और बाद में इस ई सी को भी मिला देता हूँ। तो आपसे ई सी की वैल्यू पूछिए या सीई की वैल्यू पूछिए, तो भाई एक तो आप याद रख सकते हो इसको चाहो तो, लेकिन याद तो ज्योमेट्री में हर एक आपका हर एक पॉइंट थ्योरम बन जाता है, अगर आप बनाना चाहो तो हर क्वेश्चन थ्योरम बन जाता है, ठीक है। आप देख लो चाहे कहीं भी कोई क्वेश्चन में आप जब वैल्यू रखते हो ना, देखो थ्योरम्स हर एक क्वेश्चन थ्योरम बन सकता है, कैसे, देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक ट्रायंगल का एक एंगल 30 है और एक 60 है, तो आप कहेंगे कि ये थ्योरम है कि इसका तीसरा एंगल 90 होगा, भाई सभी को पता है बातें, तो ये कोई थ्योरम्स नहीं होती है, आप चीजों को जैसे ही थ्योरम्स आते हैं ना, बस 5 से 10 बेसिक थ्योरम है जियोमेट्री में, उसके अलावा सारी की सारी थ्योरम है वो बन जाती हैं अलग अलग तरीके से, उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उन्हें आप लोग याद रख लो तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए भाई इसमें भी थ्योरम क्या है कि 8 का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर बराबर होता है 12 का स्क्वायर प्लस बीई के स्क्वायर के, ये कैसे होता है, चलिए इस पे आ जाते हैं, हमें थ्योरम याद ना रहे कोई बात नहीं। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, मैं आपसे यहां से क्या ऐसा पूछ सकता हूं कि ये 8 का स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये बराबर होगा 8 के स्क्वायर के, सही बोल रहा हूं 8 का स्क्वायर, है ना। और अगला पॉइंट है कि यहां से आपके पास में आ गया, इस वाले ट्रायंगल में देखना, इस वाले में ये जो यहाँ पे है ना बीईडी, मैं आपसे कहूं कि यहां से बी डी स्क्वायर और प्लस डीई स्क्वायर, ये बराबर आ गया बीई स्क्वायर के, तो बीई में कितना लिख सकता हूं भाई 4, तो 4 का स्क्वायर इसके बराबर आ गया, सही है ना। अब आगे देखना आप लोग, इसमें आना इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भाई, तो अब जैसे मैंने इस ट्रायंगल में देखा ना, तो आप इसको ध्यान से देखो कि इस वाले में यहां से ए सी स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस किसके भाई, प्लस डी सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ए सी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ। और सेम इसी तरीके से आप इस छोटे से इस वाले ट्रायंगल में देखना, यहाँ वाले में ईडीसी में, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ से डीई स्क्वायर और प्लस क्या आ गया भाई डीई स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा भाई किसके, ई सी स्क्वायर के, ठीक है, ऐसा आप लोगों ने इसको लिखा। अब मैं करूंगा क्या, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें ना,
तो मैंने क्या किया भाई, मैं इनको जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जैसे ही जोड़ता हूँ तो बी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मेरे पास में आता है और ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर मेरे पास में आता है। और आप यहाँ पे देखो ना, तो इनको भी अगर दोनों को जोड़ो ना आप लोगों को, इसको जोड़ो, इनको जोड़ो इस तरफ, तो आपके पास क्या आता है, बी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इनको भी जब चारों को जोड़ो ना तो मेरे पास क्या आता है, बी डी स्क्वायर, ये देखो बी डी स्क्वायर आ गया, यहाँ भी है, और बाद में ए डी स्क्वायर, ए डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाद में डीई आ गया तो डीई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और डीसी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी इनको जोड़ेंगे तो ये वाले भी तो इक्वल होंगे ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 8 स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से ईसी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि जब ऐसे परपेंडिकुलर तो इसका स्क्वायर और प्लस मान लीजिए, ये जैसे मैं नाम दे देता हूँ इनको कुछ भी, तो इनको एट वगैरह नहीं रखता, मैं ए या बी रख लेता हूँ इनको, ठीक है, ए बी और एक्स वाई लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आप याद भी रखना चाहो तो, वरना रखना मत याद। और ये एक्स वाई ले लिया, तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। और ये क्यों हुआ है ये आपके सामने इधर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ये देख लो चाहे आप ई सी स्क्वायर और ये वाला। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको भी देखें, आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास लॉजिक भी नहीं लगा। अब ये क्वेश्चन देखना भाई, इस तरीके के क्वेश्चन है ना, मैंने पता नहीं कितने क्वेश्चन इस तरीके के आप लोगों को बता रखे हैं। आप अगर इसको आप समझने की कोशिश करो तो इसमें मैंने पूरी क्लास ले रखी है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसी पे मैंने पूरी शायद 1 से 2 क्लास मैंने इस एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ली थी आप लोगों की, कि यही कॉन्सेप्ट की इनका एरिया का रेशियो कैसे निकालें। मान लो कि मुझे इस एबीसीडी रोम्बस का एरिया पता है, मान लो कि मुझे एबीसीडी रोम्बस का एरिया पता है, तो जैसे ही आप लोगों को इसका एरिया पता है ना, तो आप इसका सभी पार्ट का एरिया आराम से बता सकते हैं कि इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका अलग अलग बता सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा कि एबीसीडी रोम्बस ए सी इक्वल टू 6, और आपके पास क्या दे रखा है अगला पॉइंट कि सी ए बी इक्वल टू 30, सी ए बी 30 है, चलिए। और फिर क्या कह रहा है कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ई और एफ मिड पॉइंट है। देन फाइंड एरिया ऑफ बी ए बी ई जी, ए बी ई जी का एरिया बताओ। तो इसका एरिया का रेशियो निकालने की मैंने पूरी क्लास आप लोगों के लिए, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके उस क्लास को देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसको देख लेंगे ना पूरी क्लास को, तो सब कुछ अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, कोई मुश्किल बातें नहीं है। लेकिन चलिए मैं इसका आपको एबीसीडी का एरिया निकालना बता देता हूँ। वो तो मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एबीसीडी रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ। आपके पास में एबीसीडी रोम्बस है, ठीक है, ये कि ए बी और सी डी ये आपके पास में रोम्बस है, जिसमें ऐसे कह रखा है कि सी ए बी ये वाला एंगल आपके पास में 30 दिया हुआ है, ये वाला ये 30 दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि इसकी साइडें बराबर होती हैं, यानी ये एंगल भी कितना होगा भाई 30 होगा, और ये कितना हो जाएगा भाई ये 120 होगा। तो इसको जैसे मैंने मिलाया ना, तो ये भाई इक्वल पार्ट में कट करता है, यानी 120 मतलब ये 60 हो जाएंगे, और ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो आपके पास में दे रखा था कि इसका एसी डायगोनल है ना वो 6 था, तो ये इक्वल पार्ट में बट गया, यानी ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो 60 के सामने 3 है, तो मुझे बताओ 30 के सामने कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसके सामने √3 हो जाएगा। कैसे होगा आप समझ ही गए होंगे। अब इसका पूरे का एरिया आप लोगों को चाहिए, तो इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, राइट एंगल है, और बाकी चारों से 4 से मल्टीप्लाई कर देना, एरिया आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या आएगा 1/2 इंटू 3 इंटू √3 और इंटू 4, यानी कितना आ जाएगा 6√3 पूरे का एरिया आ जाएगा। उसको आपको डिवाइड करना है, और ये कैसे डिवाइड करना वो मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। चलिए भी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कोई आसान क्वेश्चन इतना है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या कह रहा है कि AE इक्वल टू 8 मीटर, यानी AE 8 है और EB 12 है। तो आप मुझे DEB 45 है, तो आप बताना इसमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी। ये भी कमाल का क्वेश्चन है। देखो कैसे मैंने क्या किया, मैं इसको यहां से मिला देता हूं भाई, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इस पे परपेंडिकुलर बने। यहाँ पे क्या बने भाई, परपेंडिकुलर बने। इसने साफ साफ लिखा है कि AB इज डायमीटर, AB डायमीटर है, यानी AB इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। क्योंकि किसी भी सर्कल में अगर आप उसकी कोड पे परपेंडिकुलर डालते हो ना, तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बात मैंने कितनी बार आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। चलिए भाई ये एंगल 45, तो मुझे बताना ये भी कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे ये भी 45, सही है ना। चलो तो ये भी 45। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे, यहां से, खैर इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसे ही देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैं ये वाली लाइन ए मान लेता हूँ,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए मान लेता हूँ, तो बताना ये भी कितनी होगी, ए होगी, क्योंकि ये 45 है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो दोनों बराबर होनी है, तो दोनों बराबर हो गई, तो ये ए और ये भी ए हो गया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताओ ये भी ए ये भी है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे ये भी ए हो जाएगी, सही है। अब ये हो गई ई बी पूरी 12 थी, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस ए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई। आपको पता है अभी किसी भी सर्कल में जब दो कोड कट करती हैं तो उनका मल्टीप्लाई देखो ए से लेकर इस लाइन तक, और ये मल्टीप्लाई बराबर होगा इसके और इसके, ये बात तो आपको पता ही है, इतनी सी तो छोटा सा पॉइंट और उसी का क्वेश्चन था। यानी यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस ए और इंटू कितना आ जाएगा 12 माइनस ए, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए इंटू ए के, ठीक है। अब जैसे आपने रखा तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर और प्लस प्लस 4a, और क्या आ गया भाई प्लस 4a और प्लस कितना आ गया 96 इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस 4a माइनस 4a और माइनस 96, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a और माइनस 48 इक्वल टू 0। तो 48 और 2a कितना बनेगा 8 इंटू 6, यानी एक तो 8 तो माइनस प्लस का आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 8 और a की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है। ये वैल्यू आप लोगों के पास में निकल कर आएगी, तो a की -6 तो हो नहीं सकती, तो a की वैल्यू 8 आ गई। चलिए भाई अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे आपके पास में a की वैल्यू 8 आ गई। अब मैं यहां से देखता हूं, आपका ये फिगर मैं दोबारा से बनाता हूं, और ये क्वेश्चन देखना, ए बी तो इसका डायमीटर था, ठीक है, ए बी इसका डायमीटर था, और ये यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये वाली, ये कौन सी है, सी हो गई और ये डी हो गई। मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी आई, तो आप क्या बोलेंगे, ए की वैल्यू अभी मेरे पास में 8 निकल कर आ गई। ये भी कितनी हो गई 8, ये एंगल 90 डिग्री है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, यानी कितना हो गया भाई 8√2, यानी ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8√2, और जो ए से लेकर ई तक है वो 8 है, और ये कितनी है 12 है, और ये कितना लिखा हुआ है x लिखा हुआ है। तो अब मुझे एक बात तो यहां से ये भी तो दो कोड कट कर रही है, तो जैसे ही मैं इसको लिखूंगा तो कितना लिखूंगा भाई 8 इंटू 12 इक्वल टू x इंटू कितना आ गया 8√2, आपके पास में वैल्यू आई, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 6 इंटू 2, यानी आपके पास में वैल्यू आ गई 6√2, जो x की वैल्यू आ गई। भाई आपसे x प्लस वाई पूछा था, तो आप मुझे बताओ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8√2 और 6√2, यानी कितना आ गया 14√2, वैल्यू आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको ये छोटी सी बात जो थी वो समझ आनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे भी आपको ये चीज सीखने को मिली कि आप ये जो सभी को पता होता है कि रेडियस जो है ना वो इस पे कोड पे परपेंडिकुलर तो वो इक्वल पार्ट में कट करती है, लेकिन यहाँ पर कैसे यूज करें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो उसी चीज को आप लोगों को समझना है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखना भाई, इस तरीके का क्वेश्चन तो मैंने आपको कहा है कि ये तो आप लोग इस चीज को तो रट लीजिए भाई, ठीक है, कि जब भी कभी 30 और 60 वाला ट्रायंगल आपको दिख जाए, जब कहां भी आपको 30 और 60 वाला ट्रायंगल अगर नजर आ जाए ना, तो इस बात को आप रट के बैठ जाइए कि ये 90 है और ये 60 है, 30 60 या 90, तो यहां पे आप राइट एंगल बना लो, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखना कैसे भाई, मैंने क्या किया, मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। यहां से मैंने ये लाइन है इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसने क्या कह रखा है कि सी डी इक्वल टू 2 है और ए डी इक्वल टू 11 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने यही आना चाहिए कि इसको मैं ट्रायंगल बना दूं। पता नहीं इसमें मैंने कितने क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करवाए, बहुत से क्वेश्चन मैंने इस पर डिस्कस किया, आप अगर ज्योमेट्री पूरा पढ़े हो तो पता ही होगा आप लोगों को, तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे जैसे ही बढ़ाए तो ये वाला एंगल 90, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, आप ध्यान से देखो तो ये वाला साइक्लिक, तो साइक्लिक था तो अपोजिट का 180 होता है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये 60 है तो ये भी कितना बनेगा भाई, तो आप बोलेंगे ये भी 60 बनेगा, तो ये कितना हो गया भाई, ये 30 हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब इनकी वैल्यूज पे आते हैं, जो उसने दिया कि सी डी इक्वल टू 2, सी डी 2 लिखा हुआ है, और ए डी इक्वल टू 11, ए डी 11 लिखा हुआ है। देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया बताना था। सर्कल के एरिया पे आएंगे बाद में, पहले इन चीजों को देखो। 30 के सामने कितना है भाई, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है सी डी, तो 30 के सामने 2 है, तो मुझे बताना 60 के सामने कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि जब 30 के सामने 2 है तो आप कहेंगे कि 60 के सामने जो वैल्यू बनेगी ना वो कितनी बनेगी भाई, वो बनेगी 2√3, क्योंकि ये 1 ये √3 और ये 2 होता है, तो ये कितना बन जाएगा 4, डी ई नाम ले लो इसको, तो ये 4 बन गया। सही बोलने लग रहा हूं। अब चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इससे आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस वाले को, ये 90 डिग्री एंगल है और ये भी कितना है 90 डिग्री और ये 60 डिग्री है।
आप मुझे एक बात बताओ कि यहां से इस ट्रायंगल को देखो, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ई ए और बी, ई ए बी को देखो, ये 90 है, ये वाला 60 डिग्री है और ये 30 है। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो √3 के इक्वल टू आपको पूरा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, यानी 5 इंटू 3, 15 यानी 5 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, डिवाइड कर दो 5 √3, मतलब ये जो ए बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 √3। सही बोलने लग रहा हूँ? आपसे चाहिए कि सर्कल का एरिया, रेडियस निकाल दो, एरिया आपके सामने अपने आप होगा, रेडियस निकाल दो, एरिया अपने आप सामने आ जाएगा। मुझे बताओ क्या डीबी इसका डायमीटर है? आप कहेंगे कि डीबी इक्वल टू डायमीटर। कैसे कह दिया अभी मैंने डीबी डायमीटर? क्योंकि सर्कल में 90 डिग्री का एंगल है, वो डायमीटर ही बनाता है भाई, और तो कुछ नहीं बनाता। बात पता नहीं कितनी बार बताया मैंने कि सर्कल में जो 90 डिग्री का एंगल है ना, वो डायमीटर ही बनाता है। तो आपके पास में डी ए 11 दे रखी है और ये 5 √3 दे रखी है, तो क्या आप इसको आराम से निकाल सकते हैं? ये वाला जो db था, तो आप क्या बोलेंगे कि bd का स्क्वायर बराबर आएगा इसका स्क्वायर 75 और प्लस 11 का 121, यानी कितना बनेगा भाई 6 और 9 196 bd का स्क्वायर। तो यहाँ से bd की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो bd की वैल्यू आपके पास में आ गई 14। तो बताना bd की वैल्यू 14, तो इसकी रेडियस जो आएगी वो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी भाई, 14 का हाफ यानी कितना आ गया 7। अब आप एरिया आराम से निकाल लेना, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ? तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, और कोशिश करें क्वेश्चंस को समझने की। ठीक है, अब भाई आपका वो क्वेश्चन देखिए जो मैंने आप लोगों का पहले छोड़ा था, वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें मैं इसको बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा भाई आज। ये क्वेश्चन है ना, इसको आप थोड़ा सा सोच के देखो, आप क्या इनमें बेसिक प्रॉपर्टीज लगा के इसको सोल्व कर सकते हो, वो बात देखना। मैंने क्या किया कि ये इनके सेंटर क्या लिखा कि बी ए सी इक्वल टू 19, ये एंगल 90 डिग्री है, और क्या लिखा ओ एंड पी आर सेंटर्स, ओ और पी सेंटर्स है, यहाँ पे ओ और पी इनके सेंटर्स है ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1 मीटर, इनकी रेडियस 1 मीटर है, बी क्यू इक्वल टू 3 मीटर, देन फाइंड ओ क्यू, तो ओ क्यू का वैल्यू बताओ। चलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला और यहाँ भी क्या किया भाई, परपेंडिकुलर डाला। देखो कैसे सोल्व क्वेश्चन करेंगे वो मैं बता देता हूँ, बाकी मैं इसमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा आपको। भाई यहाँ से जैसे इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, सही बोलो। और इसको नाम दे दिए पी क्यू आर एस, इनका नाम दे दो। तो ये साइड 1 दे रखे रेडियस, ये भी 1 दी हुई है, और बी क्यू दी हुई है 3। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखना आप लोग, इसको समझना भाई। ये देखो, अगर मैं इसको मिला दूं तो हमें पता है सर्कल पे जब दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना आप लोग, तो ये इक्वल एंगल में बांटते हैं, यानी अगर मैं इसको थीटा नाम ले तो ये भी कितना होगा भाई, तो आप बोलेंगे ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये भी थीटा थीटा होगा। या तो आप ऐसे सोल्व कर लीजिए, या फिर आपको थोड़ा सा याद हो ना, तो मैंने एक ट्रेंगल के रेशियो बताए थे 3 4 5, साइड का मैंने रेशियो बताया था, आपको याद हो तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। एक तो मैंने बताया था 3 4 5, एक मैंने बताया था 1 2, और एक बताया था मैंने 1 3। अगर आपको पता है कि 1 3 और 90 वाला ट्रायंगल है, अगर ये 1 3 है तो 1 के सामने एंगल कितना होता है, 3 के सामने एंगल कितना होता है, अगर ये पता है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाना बड़ा आसान था। ठीक, अगर ये पता है तो। लेकिन ये आपको नहीं पता और ये इतनी बातें याद नहीं रहती भाई, लेकिन 3 4 5 याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप 30 60 याद रखते हो ना, वैसे 3 4 5 भी याद रखिएगा। चलिए इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं, अगर वो बात आपको नहीं पता है तो। चलो वो तो मैं मान लो बता दूं कि ये एंगल इतने आएंगे, तो उस एंगल के अकॉर्डिंग आप सोल्व करोगे ना, तो फिर भाई आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। लेकिन वैसे ना सोल्व करके हम बेसिक से देख लेते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। तो देखना भाई, ये थीटा है, ये 2 थीटा होगा, ये 90 है, तो मुझे बताना ये कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये होगा 90 माइनस 2 थीटा। सही बोल रहा हूँ, सही है ना? अब देखो ध्यान से, ये 2 थीटा, आप मुझे बताओ यहाँ से 10 थीटा बराबर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 1/3। ठीक है, तो मैं कहूँ कि 10 2 थीटा कितना आएगा, तो बताओ भाई 10 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, डिस्कस करेंगे हम, जब डिस्कस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री। 10 थीटा 1/3 और 1 माइनस 1 बाई कितना हो गया भाई, 9 हो गया, 1/9। तो ये कितना निकल के आ गया बताना, ये आ गया आपके पास में 2/3, तो 2/3 और डिवाइड बाई 8/9, तो 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, और 2 से कितना आ गया भाई 4 बार, तो कितना आ गया भाई ये 3/4, यानी 10 2 थीटा बराबर आ गया 3/4। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 10 2 थीटा बराबर आ गया 3/4। तो मुझे बताना कोट 2 थीटा बराबर कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे 4/3, आपके पास में कोट 2 थीटा आ जाएगा। चलिए
ये जो 90 माइनस टू थीटा है ना, यहां से 90 माइनस टू थीटा, इसको भाई मैं इस एस सी को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ आप कि यहाँ से टेन 90 माइनस टू थीटा, यहाँ से जो निकल के आएगा टेन 90 माइनस टू थीटा, वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 1/x, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो ये बन जाएगा कोट टू थीटा बराबर 1/x, और कोट टू थीटा की वैल्यू 4/3 है, और बराबर क्या आ जाएगा 1/x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई भाई आपके पास में, वो आ गई 3/4, यानी ये जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई भाई, ये आ गई 3/4। अब आपके पास में दो ट्रायंगल है, ध्यान से देखो तो कौन कौन से दो ट्रायंगल भी, कहां पे चला गया, ये रहा देखो। आपके पास में एक तो ट्रायंगल है पूरा एबीसी, एक तो आपके पास में ट्रायंगल है एबीसी, ये वाला एबीसी, ठीक है, ये एबीसी ट्रायंगल, और एक आपके पास में ट्रायंगल है ये वाला छोटा सा, यहाँ पे ये छोटा सा ट्रायंगल। आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और दोनों में सिमिलरिटी लगाओगे तो आपके पास ए क्यू की वैल्यू निकाल के दे देगा। 90 माइनस टू थीटा के सामने पूरी वैल्यू ए बी है, ठीक है, और 90 के सामने ये दे रखी है, इसमें आप 90 के सामने वाली लेंथ निकाल लेना 3/4 1, और आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको हिंट दे दिया बताने का, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है वो बेसिक से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें वो आपको 1 और 3 वाला रेशियो पता होता है, वो तब पता है जब भाई आप ज्योमेट्री की बहुत सारी चीजें सीख लेते हो, तो आपको सारी चीजें पता रहती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसका जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें भाई, आपका जितना भी आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो ये थी भाई आप लोगों की क्लास जियोमेट्री की, और ये जियोमेट्री के मैंने बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए आप लोगों के साथ में। इसकी मैंने 5-7 क्लासेज ली हैं टोटल। कितनी क्लासेज ली मैं बता देता हूँ आपको। ये जो यहाँ पे जियोमेट्री के बेस्ट क्वेश्चंस की क्लासेज हैं, ये टोटल मैंने 5 से 7, हाँ 7 क्लास मैंने ली हैं इसकी, ठीक है। और 7 क्लास में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, और ये क्वेश्चंस इसलिए हैं कि आप जियोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ। अगर आपने ये सारी क्लास लें तो शायद मैं उम्मीद करूंगा कि जियोमेट्री में आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। जो आपके बहुत से क्वेश्चंस थे, जो आपके डाउट्स थे, वो भी मेरे ख्याल से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से डाउट पूछे वो भी मैंने यहाँ पे क्लास में डिस्कस किए हैं। तो बहुत सारी चीजें, और भाई ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो मैं सिर्फ ज्योमेट्री में ही 2-3 साल तक क्लास ले सकता हूँ। इतने क्वेश्चंस मेरे पास हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जिसका कोई मतलब इनका अंत नहीं होता। आप क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हो, यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हो तो वो और क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जितने मैंने बताए उतने क्वेश्चन और उतने कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लो, आपको ज्योमेट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, आपको कहीं पे कभी कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आप इतने कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना, तो कहीं कोई आप लोगों को डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और भाई आप लोग पीडीएफ और क्वेश्चंस वगैरह, आपका कोई डाउट हो, और अगर मैं पीडीएफ वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, और जो क्लास की पीडीएफ होती है वो भी भाई मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो क्लास है इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जो अभी मैंने क्लास ली ये ऐसा का ऐसा पीडीएफ मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, ये मुझे पता है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आप ले लीजिए, अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूं तो मेरे ख्याल से आप इसमें क्या समझ पाते हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप समझोगे ना क्वेश्चन जैसे मैं क्लास में समझाता हूं, तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं भाई आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।